My dear friends, welcome to NK बाबा GS क्लासेस। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण विटामिन, उनके स्रोत तथा उनकी कमी से जनित रोगों के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, भोज्य पदार्थों में अर्थात जैव अणुओं में विटामिन भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भोजन में संतुलित भोजन नहीं लेने के कारण पोषक तत्वों की कमी से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे शरीर कमज़ोर हो जाते हैं, शरीर में प्रभाव पड़ते हैं, बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। विटामिन्स तो ऐसे 6 क्लास जहाँ से विज्ञान स्टार्ट हुआ है वहाँ से ही पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन यह एक ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से जनरल स्टडी में कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो हमने इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण विटामिनों को एक टेबल बनाया है। उसमें हमने रखा है विटामिन का नाम, उसका स्रोत, हीनता जनित रोग, उससे कमी से कौन सा रोग होता है और उसको स्रोत क्या क्या है पूर्ति करने के लिए, और वो विटामिन का नाम क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है। ये रासायनिक नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे में, एसएससी में, है ना, एमटीएस में। तो यह तमाम बातों को हमने ध्यान में रखकर एक ऐसा टेबल बनाया है जिससे संपूर्ण क्वेश्चन आने वाला एग्जामिनेशन का बन जाएगा, विटामिन से रिलेटेड जो भी होंगे। इससे पहले मैं कहूँगा कि विटामिन एक प्रकार के जैव अणु होते हैं जिसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, लेकिन विटामिन डी और के का संश्लेषण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यह। दूसरी बात, जो भी विटामिन जो हम लोग भोज्य पदार्थों के रूप में लेते हैं वह शरीर में संचित नहीं होता है, साथ ही साथ वह संचित न होगा तो आखिर क्या होगा, वह यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो आइए देखिए, एक महत्वपूर्ण विटामिन का जो आपको स्रोत है, उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में बतला रहे हैं। यह विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलने वाला विटामिन जो होते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स होते हैं और विटामिन सी होते हैं। इसके बाद विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के जो होते हैं यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो यहाँ पर हमने रखा है, क्रम संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल विटामिन 9 है, लेकिन वर्गीकरण में 2 ही होंगे। पहला है विटामिन ए, रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल। इसका स्रोत क्या है? मछली के यकृत का तेल। मछली जो होते हैं उसके लीवर जो होते हैं उसका तेल जो है विटामिन उसमें ए पाया जाता है। गाजर, मक्खन, दूध इत्यादियों में इनमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल का मतलब रेटिना, रेटिना का मतलब आँख, यह आँख से संबंधित होगा। यानी यहाँ पर हमने लिखा है जियोप्थैल्मिया। जियोप्थैल्मिया आँख के कॉर्निया का कठोरीकरण। आँख की कॉर्निया जो है कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, पुतला जो है। और रतौंधी, रतौंधी का मतलब रात्रि अंधता। रात्रि अंधता, अंधापन, या नहीं दिखाई देने वाला, है ना। तो यहाँ से मुख्य रूप से पूछे जाएंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी होता है। और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। यह इसका मुख्य स्रोत क्या होगा? तो मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन, दूध, यह सब होते हैं। याद रखेंगे, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B1। विटामिन B1 को थायमीन, थायमीन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है, इसका स्रोत है खमीर, दूध, हरी सब्जियां, दालें
ETC, यह सब जो है आपको दालें ETC, यह सब के सब जो है विटामिन B1 होते हैं। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नामक, यानी भूख का कम लगना। ये भूख नहीं लगता है इसमें। और वृद्धि मंदता, शरीर की वृद्धि नहीं होगा, शरीर का ग्रोथ नहीं होगा, भूख नहीं लगेगा। जब भूखे नहीं लगेगा तो खाएंगे नहीं तो शरीर में पोषक तत्व की कमी होंगे, उसके कारण जो रोग होगा उसी को क्या कहते हैं? बेरी बेरी नामक रोग कहते हैं। किस विटामिन की कमी से होते हैं? विटामिन B1 की कमी से होते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B2। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। इसका मुख्य स्रोत है दूध, अंडे की सफेदी, जो एग होते हैं अंडे, उसका जो उजला भाग होता है वह, उसमें विटामिन B2 पाया जाता है। यकृत, लीवर, जिसे लीवर जो हुआ है ना, और मुर्दा नहीं, गुदा, यकृत ETC। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट नहीं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ओष्ठ विदरण। विदरण मतलब फटना, यानी किलोसिस, मुंह और ओठों के किनारों पर दरारें पड़ना, मुंह फट जाना, दरार आना, पैर में, तालवा में, स्किन में, है ना, तो नाखून के चारों तरफ जो छोटे छोटे अथी आ जाते हैं, तो वह क्या है? वह सब जो है विटामिन B2 के कमी से होते हैं। ये अक्सर ठंडे के दिनों में यादें ऐसे मिलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 को पिरिडॉक्सिन कहते हैं। इसका जो है केमिकल नेम जो है पिरिडॉक्सिन है, और यह इसका मुख्य स्रोत है खमीर, दूध, अंड, पित्त, दालें। अंड पित्त का मतलब जो अंडा के जो अंदर के जो पीला भाग होता है, जो पीले भाग होते हैं उसमें ज़्यादा, उसमें आपको प्रोटीनियस होते हैं और विटामिन होते हैं, वह उसे विटामिन उसमें B6 पाया जाता है। पीला भाग होता है अंड पित्त, पित्त मतलब पीताम्बर, पीला भाग। इसके कमी से कहता है मरोड़ पड़ना होता है इसमें। नेक्स्ट है विटामिन B12 कोबाल्टामिन। इसका वैज्ञानिक नाम है कोबाल्टामिन। यह इसका मुख्य स्रोत है मांस, मछली, अंडा, दही इत्यादि, ये सब इसका मुख्य स्रोत होते हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग है प्रनासी रक्त अल्पता, यानी RBC में हीमोग्लोबिन की कमी, रक्त की कमी, खून की जो कमी होती है उसी को प्रनासी रक्त अल्पता कहते हैं। और यह जो है विटामिन B12 की कमी से होते हैं। एनीमिया भी कह सकते हैं, एनीमिया रोग, एनीमिया, एनीमिया। इसके बाद है विटामिन B6 है, विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। नींबू वंशीय यानी नींबू कुल का, नींबू जाति का जो भी होंगे, जो रसदार होगा, जिसको सिट्रस कहते हैं, सिट्रस रसदार फल जो होंगे, संतरा हो गया, नारंगी हो गया, है ना, जो कुछ खटापन जैसा हो, रसदार हो, वह सबके सभी क्या है? विटामिन है, सी है। आंवला में तो गुणों का खान है ना। आंवला बहुत पौष्टिक चीज है, बहुत अच्छी चीज है, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है वह आंवला। तथा हरे पत्ते वाली सब्जियां, जो कुछ भी हरे पत्ते वाले सब्जियां हैं उसमें विटामिन सी है ना। तो साग वगैरह जो होते हैं वो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और यही कारण है कि ठंडे के दिनों में रसदार फल नहीं लोग खाते हैं अधिक ठंड के कारण, तो उस समय साग जरूर खाते हैं और साग का उत्पादन भी होते हैं।
तरह तरह के साग जो है ठंडे के दिनों में मिलते हैं, तो उससे भी हम लोग विटामिन सी को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे विटामिन सी से होने वाले रोगों से वंचित हो जाते हैं। इसमें स्कर्वी है। स्कर्वी कहने का क्या मतलब है? यह मसूड़ों से रक्त बहना, जो मसूड़ा है वहाँ से रक्त जो निकलता है, उस रोग को क्या कहते हैं? स्कर्वी कहते हैं। और यह स्कर्वी में कौन सा विटामिन होते हैं? स्कॉर्बिक अम्ल होते हैं। इस स्कर्वी में कौन सा अम्ल होते हैं? स्कॉर्बिक अम्ल होते हैं। वह कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है। यह किस तरह का स्रोत है? नींबू वंशीय, नींबू जाति का जो भी होंगे वह सब के सब होगा। आंवला होगा, हरे पत्ते वाली सब्जियां होंगी। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। देखिए, विटामिन डी बहुत ही अच्छा है। इसमें आपका मुख्य स्रोत है सूर्य के प्रकाश में उद्भासन, यानी सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करना, है ना। और मछली, अंडे का पितक, अंडे का पीला भाग, ये भी होंगे। तो देखते हैं कि ठंडे के दिनों में विटामिन डी अर्थात सूर्य की ताप, सूर्य की रोशनी, सूर्य के तापते हैं, है ना, धूप में बैठते हैं, तो वहाँ से क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी में सूर्य की रोशनी में मेलानिन होते हैं। मेलानिन जो होते हैं वह आपको क्या करता है कि वह जो है आपको शरीर की त्वचा को काले कर देते हैं और वह स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। तो आप ये जानेंगे कि अस्थियां जो है मजबूत होते हैं, हड्डियां मजबूत होते हैं। बच्चों को, जो शिशु बच्चे हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं, उसको देखिएगा उनकी माँ जो है तेल लगा करके और धूप में सुलाते हैं और बच्चे काफ़ी आनंदित हो जाते हैं, गहरी नींद में सोते हैं धूप में, यानी उसको विटामिन डी मिलता है। आप जरा सोचिए, मवेशियों में भैंस जिसकी चमड़ी मोटी होती है, काली होती है, और गाय जिसकी चमड़ी पतली होती है, और तो कारण क्या है कि भैंस के शरीर में फैट ज़्यादा है, वह बीमार कम पड़ता है, वह अधिक धूप को भी सह लेता है, बरसात को भी सह लेता है, और ठंडे के मौसम को भी सह लेता है, लेकिन गाय बीमार पड़ जाएगा। कारण क्या है कि भैंसी में विटामिन डी ज़्यादा है। भैंसी के दूध में देखिए ज़्यादा से ज़्यादा फैट होता है, जबकि गाय के दूध में क्या है? फैट कम है, यानी फैट सॉल्यूबल, यानी यह विटामिन में फैट ज़्यादा पाया जाता है। तो विटामिन डी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यह सूर्य के प्रकाश में उद्भासन, मछली, अंडे का पितक भाग होते हैं। इसके बाद इसकी कमी से होने वाले रोग जो है रिकेट्स, बच्चों की अस्थि विकृतता, यानी बच्चों की हड्डियां कमज़ोर होना। जो भी बच्चे हैं उसकी हड्डियां कमज़ोर होते हैं, ये उस बीमारी को क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं, है ना। देख आजकल के बच्चों को तो देखिएगा, तन के मन के खेलते कूदते हैं, उसी में टूट जाता है हाथ पैर, यानी हड्डी कमज़ोर है। क्यों नहीं टूटेगा? आज जो है बहुत सारी परंपरा को भूल गए हैं। पहले के बच्चे को माँ का दूध मिलता था, वह सर्वोत्तम आहार माना जाता है, वह एंटीबायोटिक से कम नहीं है। लेकिन आज के बच्चे जो हैं, माँ के दूध तो बहुत कम मिल पाता है, और साथ साथ वो बाज़ार का दूध, अमूल है और तरह तरह का दूध जो होते हैं या केमिकल को पिलाया जाता है, जिससे बच्चे का क्षमता, हड्डी मजबूत होने का कम जाता है। पहले के लोग कुश्ती लड़ते थे, कितना हट्ठा खट्टा होता था, कभी उसको बीमारी भी नहीं होता था। कारण है कि माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। बार बार अभी भी न्यूज़ में, पेपर में, आपको रेडियो पर कहता है कि केवल और केवल माँ के दूध 6 महीना तक केवल और केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, पानी तक नहीं देना चाहिए। लेकिन माँ 6 महीना तक दूध नहीं पिला पाते हैं। आज के जो जेनरेशन है उसमें काफ़ी सभी में कमी हुआ है। लोग इतने ना व्यस्त हैं कि बच्चे कहाँ हैं, माँ कहाँ है, बेखबर हो जाते हैं। लोग दिनों दिन इतने इतने कामों में व्यस्त होते हैं। पहले की परंपरा में 6 महीना तक बच्चों को काफ़ी ध्यान में रखा जाता था। बच्चों को आहार के रूप में, मतलब आहार क्या, माँ का ही दूध तो सर्वोत्तम, बच्चों को और माँ का से दूरी नहीं रहता था। आज दूरी बना हुआ है।
बच्चे जन्म लेते हैं, मतलब 2 4 5 10 दिन के बाद व्यस्त रहते हैं, कोई काम करने वाले हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, जो ऑफिशियल वर्क है, तो बच्चे को कहाँ ले जाएंगे, है कि नहीं। तो वहाँ पर तो बच्चों को क्या किया जाता है, घर पर है तो बच्चों को भूख लगेगा ही। बच्चे को क्या दिया जाता है, तो दूध दिया जाता है, गाय का दूध है या पाउडर वाला दूध है। तो स्तनपान नहीं हुआ। स्तनपान बच्चों के लिए जरूरी है। वह स्तनपान माँ का दूध से ही मिलता है, माँ के स्तन से मिलता है, वह प्राकृतिक है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। इसी कारण से बच्चों का, आज का जनरेशन में बच्चे का हड्डियां कमज़ोर होते जा रहे हैं। एक समय आएगा कि बड़ी दिक्कत होगा। आज देखिए, आज से 40-50 साल पहले लोग कुश्ती लड़ते थे, गांव में अखाड़ा बनता था, लोग काफ़ी खेलते थे, कबड्डी है, कुश्ती है, लोग बहुत लड़ते थे, थोड़ा सा भी खरोच नहीं होता था। आज साइकिल चलाते हैं, गिर जाते हैं तो हाथ टूट जाता है, थोड़ा सा सीढ़ी पर से गिर जाते हैं तो हाथ टूट जाता है। कारण क्या है, बच्चों की हड्डी कमज़ोर है। यही बात पे यहाँ पर चर्चा किया गया है। रिकेट्स, बच्चों की अस्थियां में विकृतता, और उसके बाद ऐसा होता है कि बच्चे जब गिरते हैं तो हड्डी चूर चूर हो जाता है। ये नहीं कैसे ये हो गया, 2-3 खंड में बट जाता है, 4-10 खंड में। इस बीमारी बड़ा खतरनाक है, इस पर ध्यान देने की बातें हैं। बच्चों को सर्वोत्तम आहार माँ का दूध है, और माँ का दूध 6 महीना तक केवल और केवल माँ का ही दूध मिलना चाहिए, बाहरी कुछ नहीं। तब ये बच्चे हिष्ट पुष्ट होंगे, हेल्दी होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और इम्यूनिटी रहेगा, नहीं तो कमज़ोर होते चले जाएंगे। ये हो गया। तथा वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया जो जोड़ों में दर्द तथा अस्थि मृदुता, और सियाना जो लोग होते हैं, ज्वाइंट पेन होते हैं, वहाँ ज्वाइंट पेन होता है, घुटना में, है ना, एड़ी में, हाथ की घुटना, पैर की घुटना, यानी वहाँ पर विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। तो इस तरह से जो विटामिन डी काफ़ी दैनिक जीवन में उपयोगी है, और यह प्राकृतिक स्रोत सूर्य के प्रकाश है। जरा सोचिए, वेस्ट इंडीज के लोगों को देखिए, काफ़ी हेल्दी होते हैं, हट्ठा कट्ठा होते हैं, सांवले होते हैं, काले होते हैं। वहाँ पर धूप इतना पड़ता है कि उस विटामिन डी की कमी ही नहीं होते हैं। दैनिक जीवन में काम करना ही है, दिन में आना ही है, काफ़ी सूरज की रोशनी पड़ते हैं, मलिन चेहरा हो जाता है, काले हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी स्ट्रांग होता है। ऐसे भी काले लोगों में विटामिन डी ज़्यादा है, हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत होता है, वह कमज़ोर नहीं होता है। देखिए, गोरे लोगों में थोड़ा सा भी कुछ होता है, वह जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। कोरोना जो आया उसमें ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ, यहाँ के लोग जो थे, काफ़ी गोरे लोग थे, जो काफ़ी मतलब एसी में रहने वाले लोग थे, आर्टिफिशियल वातावरण में रहने वाले लोग थे, उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित किया है, किसानों को नहीं, मजदूरों को नहीं। इसलिए उसमें लड़ने की प्रतिरोधी क्षमता ज़्यादा है, वो अभ्यस्त हैं ठंडा में भी काम करना, बरसात में भीग जाना, धूप में रहना, यानी उनका आदत बन गया है। इसलिए उनमें इस तरह की दिक्कत नहीं होते हैं। जो बिल्कुल सेपरेट रहते हैं उनमें इस तरह की बीमारी होते हैं। यानी ज्वाइंट पेन जो होते हैं, जोड़ों में दर्द होते हैं, तथा अस्थि मृदुता और अस्थि जो है कमज़ोर हो जाते हैं, तो वह किस विटामिन की कमी से होते हैं, विटामिन डी की कमी से होते हैं। इसके बाद है विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है। इस बार का विटामिन ई के कमी से होने वाले रोग के बारे में इस बार 12th में पूछा है क्वेश्चन, काफ़ी गजीब है यह। इसमें आपको विटामिन ई में जो है प्रजनन क्षमता में कमी हो जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं, संतानहीनता कहिए, जिसकी संतान नहीं होता है, किस विटामिन की कमी से, विटामिन ई के कमी से। यह आपको एक प्रकार का क्या कहते हैं स्रोत है। स्रोत क्या है, सब्जियों के तेल,
गेहूं के अंकुरन पत्ता जो होते हैं, जो गेहूं के जो अंकुरन होते हैं जो खेतों में बोया जाता है, उसका एकदम छोटे छोटे टेभी जो आते हैं, छोटे छोटे पत्ते, उसमें विटामिन ई का स्रोत काफ़ी है। लोग विटामिन ई के लिए चना का अंकुरन भाग, गेहूं का अंकुरन भाग, मूंग का अंकुरन भाग खाते हैं और उससे विटामिन ई को प्राप्त करते हैं। मांसपेशियां उससे मजबूत होता है, मसल्स स्ट्रांग होते हैं। तो विटामिन ई टोकोफेरॉल है। सब्जियों के तेल जैसे गेहूं के अंकुर तेल, सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी सब जो है उसमें काफ़ी विटामिन ई मिलते हैं। और इसमें जो होते हैं आरबीसी की भूरेपन में वृद्धि तथा मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियां कमजोर जाते हैं, यानी संतानहीनता होता है, यानी प्रजनन क्षमता में कमी होता है। इस बार के 12th का क्वेश्चन है, 12th केमिस्ट्री में पूछा है। केमिस्ट्री में पूछा है कि प्रजनन क्षमता की विटामिन की कमी से क्या होते हैं। 4 ऑप्शन था, प्रजनन क्षमता में कमी, उसके बाद और कुछ ऑप्शन था। तो सोचिए कि आपको यह सारी बातों को ध्यान में रखना है। और जनरल स्टडी तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सारे विटामिन जो हमने बताया काफ़ी है यह। इसके बाद है विटामिन के, जिसे फिलोक्विनोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलोक्विनोन। हरे पत्ते वाली सब्जियां जो होते हैं, इसमें इसका जो स्रोत है उसमें जो है रक्त के थक्का जमने के समय में वृद्धि। यह क्या होता है? रक्त का जो थक्का, ब्लड क्लॉट जो होते हैं। थक्का का मतलब क्या होता है आप जानिए? रक्त के प्रवाह को बहने से रोकना। जैसे चावल भात जो बनता है उसका जो पानी है, क्या कहते हैं, मार कहते हैं, वो ठंडे के दिन में रात में छोड़ दिए तो थक्का हो जाता है, जम जाता है। दूध से दही जम जाता है, थक्का लेखा क्लॉट कर जाता है। इस तरह से ब्लड का क्लॉटिंग होता है। तो रक्त के थक्का जमने के समय में वृद्धि होते हैं। किसके कमी से? विटामिन के कमी से। और इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन होते हैं। आप जानिए कि यह विटामिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जनरल स्टडी में पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ जो है आपको यहाँ पर हमने बहुत अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक यहाँ पर हमने रखा है और इसके होने वाले रोग और बिल्कुल स्टैंडर्ड वर्ड को यहाँ रखें। एनसीईआरटी की बातों को हमने यहाँ पर रखा है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का जो शब्द होते हैं बिल्कुल उसी तरह का होता है। इसलिए हमने वो शब्द कुछ भारी भारी यहाँ रखा है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका ही यही है। आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन किस शब्द में रहते हैं। अब समझना यह है कि इसको अच्छे ढंग से जहाँ पढ़िए और कोई वर्ड यहाँ पर हमने उसको बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है ना, जैसे, और वहाँ पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, यह काफ़ी है आप लोगों के लिए। एक बात और जानेंगे कि विटामिन 2 तरह के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में जो घुलनशील विटामिन। विटामिन जो होते हैं वह शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, सबके सब बाहर निकल जाता है चूँकि, है ना, लेकिन विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण होता है। हम इस बात को लिखाएंगे। और संश्लेषण, अब बाकी विटामिन का संश्लेषण क्या होता है? सब डिस्चार्ज हो जाता है। किसके द्वारा? मूत्र के द्वारा, पेशाब के द्वारा वह विटामिन बाहर निकल जाता है। तो विटामिनों के वर्गीकरण, विटामिन के 2 भाग होते हैं। जल में विलेय विटामिन अर्थात जल में घुलने वाला विटामिन, यह है विटामिन सी है, एवं विटामिन बी कम्प्लेक्स है। विटामिन बी कम्प्लेक्स के अंतर्गत विटामिन B1, B2, B6, B12 आते हैं। और नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आते हैं। आप जानेंगे कि जल में विलेय विटामिनों की पूर्ति, जल में विलेय विटामिनों की पूर्ति हमारे आहार में नियमित रूप से होनी चाहिए। यानी आप ये जानिए कि कोई भी विटामिन आप ले चाहे नहीं ले, लेकिन जल में घुलनशील विटामिन की पूर्ति हमारे शरीर में जरूरी है ना, क्योंकि ये आसानी से मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी विटामिन सी लेते हैं, जल में घुलनशील विटामिन लेते हैं, वह पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है।
तथा इन्हें हमारे शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है। आप ये जानिए कि जल में घुलनशील विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक बात जरूर, विटामिन B12 को छोड़कर विटामिन B12 हमारे शरीर में संचित रहता है। कौन सा विटामिन शरीर में संचित रहते हैं? तो विटामिन B12। इसके बाद जो जितने भी विटामिन जल में घुलनशील विटामिन C और विटामिन B1, B2, B6 ये सब जल शरीर में संचित नहीं रहता है। नोट नंबर 1, विटामिन B12 हमारे शरीर में संचित रहते हैं। नोट नंबर 2, विटामिन D एवं K का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। जानिए कि विटामिनों का संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप है विटामिन D और विटामिन K का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बनेगा यह। नोट 3, विटामिन का अधिक के भी हानिकारक है। अधिक मात्रा में विटामिन की गोली लेना यह हानिकारक होगा, इसलिए बिना डॉक्टर या चिकित्सक के परामर्श के को कोई भी विटामिन नहीं लेना चाहिए। विटामिन का अधिक भी हानिकारक होता है, तो चिकित्सक के परामर्श के बिना विटामिन की गोली नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है, परंतु उनके कमी के कारण विशेष रोग हो जाते हैं। इन यौगिकों को क्या कहेंगे? विटामिन कहते हैं। इस तरह से अच्छा बात हमने यहाँ बतलाया। 2-3 क्वेश्चन यहाँ हमने रखा है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन संचित रहते हैं? तो विटामिन B12 संचित रहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन का संश्लेषण होता है? विटामिन D और विटामिन K। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में किस जैव अणु का संश्लेषण नहीं होता है? विटामिन का नहीं होता है। इसके बाद प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, हार्मोन है, सबका संश्लेषण होता है, लेकिन विटामिन का संश्लेषण नहीं है। यह काफी है, हमने विटामिनों का वर्गीकरण किया, उसका स्रोत बतलाया, उसके कमी से होने वाले रोगों का नाम बतलाया, है ना, और उसमें कौन कौन से एक्सेप्शनल बातें हैं, सारी बातों को हमने यहाँ इंक्लूड किया है। बहुत इम्पोर्टेंट है यह। जनरल स्टडी में आपको MTS का वैकेंसी आ गया है, आप लोग जरूर भरिए, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वह सब के सब यहाँ से मिल जाएंगे। चाहे आपको जनरल स्टडी में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब के सब आपसे बनेंगे। और इस तरह से हम साइंस और आर्ट्स दोनों सब्जेक्ट्स को हम पढ़ाएंगे। अप्रैल में उसका एग्ज़ाम है, और समय तो स्टडी के ध्यान रखेंगे नज़र में, तो बहुत कम समय है, लेकिन आप लोग निफिक्र रहिए, मैं आपको टाइम से पहले मैं टोटल पढ़ा दूंगा और एक सही गाइडलाइन दूंगा, जिससे आपका एग्जामिनेशन में आने वाले सब के सब क्वेश्चन बन जाएगा। बस इतना ही मानिए। और इस NK बाबा GS क्लासेस पर आपको ये सारे के सारे जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं सब के सब आपको मिलेंगे, और रेगुलर मिलेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको पढ़िए। और एक बात और, शेयर करना मत भूलेंगे, सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे, लाइक करना भी मत भूलेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। और जो है कि अच्छे तरह से पढ़िए, और बिल्कुल रिजल्ट देंगे हम। आप पढ़िए, मैं रिजल्ट दूंगा।